वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। क्या है? वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन यानी कि जो उपवन हमारे पास होते हैं, जो वन हमारे पास, जंगल हमारे पास होते हैं, वो एवं वन्य जीव संसाधन यानी जो वन में जीव रहते हैं। और जैसे वन में जीव यानी जीव में सभी आ जाते हैं ना, जीव जंतु, यानी कि वन में जंतु भी रहते हैं, जीव भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, वो सारे हमारे वन्य जीव संसाधन में आते हैं। ये हमारा एक संसाधन है। संसाधन क्यों है? क्योंकि ये हमारे जीवन को आसान बनाता है, बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, तो इसलिए वन्य जीव भी हमारे लिए एक संसाधन है। जैसे हमने संसाधन के कई टाइप्स पढ़े थे, उसमें हमने इससे पहले हमने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था। आज हम वन और वन्य जीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ एक शब्द आया है जैव विविधताएं। जैव यानी कि जीव, जीव जो हमारे चारों तरफ जैव यानी जिनमें जीवन होती है, ऐसी चीजें जीव जैव कहलाती हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था पिछले चैप्टर में, जैव और अजैव में, कि जिनमें लाइफ होती है, जिसमें जीवन होता है, हम उसे जैव कहते हैं, और जिसमें लाइफ नहीं होती, जीवन नहीं होता, उसे अजैव कहते हैं। और विविधताएं, विविधताओं का मतलब डाइवर्सिटी, अलग अलग चीजें। तो जैव विविधताएं यानी कि ऐसी चीजें जिनमें जीवन है, उनकी विविधताएं, है ना। जैसे कई तरह के जानवर, कई तरह के कीड़े मकोड़े, कई तरह के पेड़ पौधे, ये सारे हमें क्या है? जैव है, और इनकी कई प्रजातियां हैं, इसलिए ये विविधताएं हैं। कई तरह के पाए जाते हैं, इसलिए ये जैव विविधताएं कहलाती हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम एकमात्र हिस्सा हैं। अब दूसरा शब्द हमें मिला पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यहाँ लिखा है मानव और दूसरे जीवधारी, यानी कि मानव, हम और बाकी जीवधारी, ये सब मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। और आपको पता है जीवन किसमें होता है? पेड़ पौधों में भी होता है ना, जंतुओं में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। यानी कि हमारे चारों तरफ का वातावरण जिसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और मानव भी आते हैं, वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। तंत्र क्यों है? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है। कौन? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? अब मानव का तो हमें पता है, हम तो प्रकृति पे डिपेंड है ही, हम तो एनिमल्स पे डिपेंड है ही, अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए और दवा के लिए, हर चीज के लिए डिपेंड है। हमें लकड़ी मिलती है वनों से, हमें औषधि मिलती है वनों से, खाने पीने की चीजें मिलती हैं, तो हम तो डिपेंड है ही जानवरों पर भी और पेड़ पौधों पर भी। लेकिन जीव भी एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे मांसाहारी जीव हैं, तो वो मांसाहारी हैं, तो उनके तो नाम से ही है कि वो मांस खाने के लिए कहाँ जाएंगे? दूसरे जीव पर डिपेंड है ना। और शाकाहारी हैं, तो वो किस पर डिपेंड है? पौधों पर। अब क्या पौधे इंडिपेंडेंट होते हैं? वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, बिल्कुल नहीं। पौधे तो बिल्कुल, पौधे भी डिपेंड होते हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? जीवों से मिलेगी, है ना। अगर जीवों से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिलेगी, वो पौधे अपना भोजन ही नहीं बना पाएंगे, तो वो कैसे जिंदा रहेंगे? इसका मतलब है कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इस वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक तंत्र बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब आपने यहाँ दोनों टर्म समझ लिए हैं। जैव विविधता क्या होती है? हमारे आसपास जितने जीव होते हैं उनकी अलग अलग प्रजातियां जैव विविधता कहलाती हैं, और ये सब मिलके एक तंत्र बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके। तो इस तंत्र को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, और जिसका हम एकमात्र हिस्सा हैं, है ना। अपने अस्तित्व के लिए इनके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र है और पारिस्थितिकी तंत्र के कई भाग भी हैं। यहाँ वन पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात कर रहे हैं। ऐसे जल पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है, वायु पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर होता है उस हिसाब से, है ना। क्योंकि वायु में जो वन में मिलते हैं वो अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग तरह के जीव जंतु होते हैं, जल में जो मिलते हैं वो अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। इसलिए भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। अब भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां मिलती हैं और कौन कौन से प्राणी मिलते हैं, कौन कौन से जंतु मिलते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ बताया गया है।
आपने देखा ही होगा आपके चारों तरफ बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ क्या है, विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या यानी कि लगभग 16 लाख संख्या पाई जाती है जैव उपजातियों की। ये अभी खोजे जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्यों नहीं महत्व है। हम जितनी भी ज्यादा वैरायटीज के बारे में जानेंगे, हमारा क्षेत्र उतना बड़ा हो जाएगा, हम उतने ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं, उतनी हमारी आवश्यकताएं फुलफिल हो सकती हैं, है ना। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इनकी कद्र नहीं करते। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम वन्य जो जीव संसाधन है उनकी कद्र नहीं करते, जीवों की हम वैल्यू नहीं करते। कैसे नहीं करते, हमारे पास बहुत ज्यादा वन है, बहुत ज्यादा अनेक तरह की प्रजातियां हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही हैं, वो प्रजातियां, वो पेड़ पौधे, वो जड़ी बूटियां, घास सब विलुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं। उसका क्या कारण है, उसका कारण ये है कि जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए हम बहुत ज्यादा मात्रा में वनों को, पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, काटते हैं, जानवरों को मारते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जैसे कि हाथी के दांत के लिए हाथियों का शिकार कर लिया जाता है, और खाल के लिए शेर का, चीते का शिकार कर लिया जाता है, राइनोसेरस का शिकार किया जाता है। किस लिए, उनकी सींग के लिए। तो ये सब जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारे शौक है, इनकी वजह से हम जानवरों को मार रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे जब उनका पारितंत्र खत्म हो जाएगा, जिस माहौल में वो रहते हैं, जिस पर्यावरण में वो रहते हैं, जानवर या पेड़ पौधे, अगर वही खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे उनको खाने को नहीं मिलेगा, उनको रहने को नहीं मिलेगा, तो उनका जीवन दुर्लभ हो जाएगा और वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, है ना। फिर कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि वो प्रजातियां विलुप्त ही हो जाएंगी। जैसे यहाँ लिखा है, भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियां लुप्त होने का खतरा है, वो गायब होने की कगार पर हैं। और कई तो ऐसी हैं कि जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं और छोटी मोटी जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं या घास फूस है, ये तो हमें पता ही नहीं होगा कि ये थी भी, ये गायब भी हो गई। अब इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था बनाई गई है। कौन सी संस्था? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको हम कहते हैं IUCN। इसका जो फुल फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। अच्छा, ये बनाया गया है किस लिए? ताकि प्राणियों, पौधों, इन सब की संरक्षण किया जा सके, इन सब की सुरक्षा की जा सके और ज्यादा से ज्यादा इनका विकास भी किया जा सके। इस संघ ने बहुत श्रेणियों में विभाजित किया है अलग अलग जातियों को, मतलब पेड़ों की और जंतुओं की जातियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है कि वो किस हिसाब से हमें उनके बारे में, किस नजरिए से देखना है और किस हिसाब से हमें उनके लिए काम करना है। जैसे सबसे पहली कैटेगरी है सामान्य जातियां। सामान्य जातियां मतलब जो नॉर्मल है, जिनकी संख्या अभी बहुत अच्छी खासी है और उनको कोई खतरा नहीं है, उनकी स्पीसीज को, उनकी जाति को कोई खतरा नहीं है। जैसे हम अपने चारों तरफ जो पेड़ पौधे देखते हैं, पशु देखते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, ये सब भरपूर संख्या में है। और पशु, साल, चीड़, कृंतक, रोडेंट्स, वही चूहे वगैरह भरपूर संख्या में है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें इनके ऊपर कोई विशेष ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। दूसरी है संकटग्रस्त जातियां, यानी कि वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण उनकी संख्या कम हो गई है, अभी भी वह जारी है। यानी कि ऐसी परिस्थितियां जिनकी वजह से उनकी जातियां लुप्त हो जाती है, जैसे कि पानी में रहने वाले जंतु हैं, तो पानी प्रदूषित कर दिया गया है, तो वो उनकी संख्या कम हो रही है, वो प्रदूषित पानी में जी नहीं पा रहे हैं, मर जा रहे हैं। या जो जंगल में रह रहे हैं, वो जंगल काट दिए गए हैं, वहां पर उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, शिकार करने के लिए नहीं मिल रहा है, रहने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उस वजह से वो मरे जा रहे हैं। अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है। तो ऐसी जातियों को हम कहते हैं संकटग्रस्त जातियां। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं: काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि इस जातियों के उदाहरण हैं। अब यहाँ तीसरा क्या है? सुभेद्य जातियां, वल्नरेबल जातियां, यानी कि वे जातियां जिनकी संख्या घट रही है,
यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती ही जाएगी। मतलब संख्या इनकी घटना शुरू हो गई है। किस वजह से? जिस परिस्थिति में ये रह रहे हैं उसके विपरीत हमने कंडीशंस बना दी हैं, यानी कि वही सारा पॉल्यूशन, वन कटाव, यही सारा कारण होता है। जब ये सारी परिस्थितियां विपरीत हो गई हैं, जो उनके अनुकूल होनी चाहिए वो विपरीत हो गई हैं, तो उनकी संख्या घटना शुरू हो गई। अभी बहुत ज्यादा नहीं घटी है, लेकिन घटना शुरू हो गया, गिरावट शुरू हो गई है, इसलिए इन पे ध्यान देना है। यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आती हैं, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि। अच्छा, अब आती हैं दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां कौन सी होती हैं? इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित की गई तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। यानी कि ऐसी जातियां जिनकी संख्या अब बहुत कम हो गई है, नोटिसेबल हो गई है कि हाँ ये कम हो गई हैं, और अब अगर इनको और ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी संकटग्रस्त हो जाएंगी। 2-4 ही बचेंगी कि अगली पीढ़ी या उसकी अगली पीढ़ी आने के बाद वो खत्म ही हो जाएगा। स्थानिक जातियां कौन सी होती हैं? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां स्थानिक जातियां पाई जाती हैं। यानी कि जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं, भौगोलिक सीमाएं हैं, उनसे अलग किसी विशेष जगह पर, जैसे कि अंडमान निकोबार में जो जातियां पाई जाती हैं वो विशेष जगह पे पाई जाती हैं, हमारी भौगोलिक क्षेत्र से दूर, तो वो विशेष जातियां होती हैं, उसे बोलते हैं स्थानिक। वो एक स्थान विशेष पर रहती हैं, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अब आती हैं लुप्त जातियां। लुप्त जातियां जो गायब हो चुकी हैं, ये वे जातियां हैं इनके रहने के आवासों में खोज करने पे ये अनुपस्थित पाई गई हैं, तो ये बिल्कुल ही अब गायब हो चुकी हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो चुकी हैं। कौन सी? जैसे एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ये सब ऐसा हुआ क्यों। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से ही प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। अपनी इन सारे फायदों के लिए हमने अत्यधिक वन को काटना शुरू कर दिया, अत्यधिक वन्य जीवों का यूज करना शुरू कर दिया। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में हुआ। उपनिवेश काल जब हमने प्रगति की, हमारा जो बिजनेस का एरिया है वो बढ़ा, हमारी कंपनीज का एरिया है जो बढ़ा, तो उपनिवेश काल में क्या है, रेल लाइनें जब बिछी, कृषि के लिए और ज्यादा क्षेत्र बढ़ाया गया, जंगलों को काटा गया, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि हुई। जब हम ज्यादा से ज्यादा खनन करने लगे, ज्यादा से ज्यादा खनिज निकालने के लिए, तब ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैसला महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। जब वन संसाधन स्वतंत्रता प्राप्त के बाद वन संसाधन के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव, जब मतलब अब ज्यादा जैसे से पॉपुलेशन बढ़ने लगी, हमें क्या चाहिए था, और खेत चाहिए था, और एरिया चाहिए था, तो हम किसकी तरफ गए, वनों की तरफ। पेड़ों को काट के वहां के क्षेत्र को खाली करके वहां खेती करना शुरू कर दिया। तो अब वन का क्षेत्र जो है वो कम हो गया। कितना? सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। इतना हमने वन काट के उसको कृषि क्षेत्र बना लिया, अपने लिए यूज करने लगे। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती यानी झूम खेती की जाती है। झूम खेती मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, वहां पर वनों को काटते हैं, सफाई करते हैं, सब जला वला देते हैं, खेती करते हैं, फिर वहां जब वो जगह खराब हो जाती है, फर्टाइल नहीं रह जाती, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर यही करते हैं, वहां के पेड़ पौधे काटते हैं, वनस्पति काटते हैं, खेत बनाते हैं, खेती करते हैं, जला वला के वहां की एरिया खराब करते हैं। तो ये होती है झूम खेती, जिसकी वजह से भी क्या होता है, वनों का निम्नीकरण भी होता है और पॉल्यूशन भी होता है। बहुत नुकसान होता है हमारे पर्यावरण को इस झूम खेती की वजह से। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे विकास परियोजनाएं, जैसे 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण होने से जलमग्न हो जाएगा। यानी जहां पर वन बने हुए हैं, उसी रास्ते से जो हम डैम बना के पानी प्रवाहित करें, वो उसी रास्ते से जा रहा है, तो उस रास्ते से जितने भी वन पड़े उनको काट दिया गया और वो हमारा बना दिया गया, नदी घाटी परियोजना के क्षेत्र में ला दिया गया। तो वनों का तो नुकसान हो गया ना।
फिर क्या है, वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। हाँ, डोलोमाइट का खनन जहां होता है वहां पर ये बक्सा टाइगर रिजर्व, हमने एक टाइगर रिजर्व बनाया है जिसको इसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरा है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। जहां हम खनन करते हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, वहां से निकालते हैं खनिज पदार्थ, क्या हम गड्ढे बंद करते हैं? नहीं, वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं। उसकी वजह से जो जमीन है उसे तो नुकसान होता ही है, भूमि को तो नुकसान होता ही है, और वहां के ऊपर जो वनस्पति थी वो तो हमने पहले ही काट वाट के हटा दी, तो वनों का भी नुकसान हुआ। और साथ में जो वहां पर जो जीव है वो उस रास्ते से जाएंगे, तो वहां जगह जगह पे हमने खनन किया हुआ है, जगह जगह पे गड्ढे हैं बड़े बड़े, तो उनका आवागमन भी बाधित होता है। ठीक है, बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों को काट कर किया जाता है, ना कि पूरे पेड़ को। जो चारा वगैरह खिलाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, पेड़ों को पूरा जड़ से नहीं काटा जाता, उनकी टहनियों को काट काट के खिलाया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पशु को चराते तो नीचे जमीन की भी तो घास वो खाते हैं, और खाते खाते वो बहुत ज्यादा जड़ों से उखाड़ देते हैं, तो जमीन को बांधने की क्षमता भी कम हो जाती है, मृदा अपरदन की स्थिति भी आ जाती है। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती और औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण है। जो वन है और हमें वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे औद्योगिक शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा तो हमारी लकड़ी वहां से मिलते हैं, पेड़ों से पेपर मिलते हैं, पेड़ों से बहुत सारे ऐसे फल और ऐसे ईंधन के लिए चीजें मिलती हैं जो दूसरे देशों में नहीं मिलती, तो हम वहां निर्यात करते हैं, उससे हमें बहुत फायदा होता है, हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होता है। इस वजह से लोग अंधाधुंध पेड़ों को काटते हैं ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ के लिए। भारत में जैव विविधता को कम करने के लिए कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल यानी जंगल में जो आग लग जाती है आदि शामिल है। किस लिए? जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में। जैव विविधता इन्हीं सब कारणों की वजह से कम हो रही है, इसी वजह से जो है अलग अलग एनिमल मर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना गया है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक और के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। यहाँ ये बताया गया है कि ज्यादा जितनी जनसंख्या बढ़ती जाती है उतना ही हमें और संसाधनों की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ती है तो हम किस तरफ जाते हैं? वनों की तरफ जाते हैं, उनका कटाव करते हैं, वहां पर रहने के लिए जगह बनाते हैं, वहां खेती के लिए जगह बनाते हैं, और जो वनों में चीजें उत्पन्न हो रही उसे भी अंधाधुंध ड्रेन करते हैं, जिस वजह से ये वन और वन जीव संसाधन का ह्रास होता है। ठीक है, यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं। अच्छा, जैव संसाधन से जो वन है उस पे बहुत सारी प्रजातियां भी डिपेंड करती है, मनुष्य की प्रजातियां भी डिपेंड करती है। बहुत सारे आदिवासी हैं अभी भी जंगलों में रहते हैं और वो जंगलों पर ही डिपेंड है। तो जब जंगल काट दिए जाते हैं तो उनका जीवन भी प्रभावित होने लगता है, उनको और अपनी जरूरत की चीजों के लिए और दूर तक जाना पड़ता है, अधिक एफर्ट करना पड़ता है, तो वो अपने परिवार को कम समय दे पाते हैं, अपने जीवन के लिए कम समय निकाल पाते हैं, इसलिए उनकी प्रजाति पर भी डायरेक्ट इफेक्ट आता है। और भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। अब भारत में वन और वन जीवन संरक्षण के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी। अगर हम वनों को बचाएंगे, अगर हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे, तो हमारे जो आसपास के जीव जंतु हैं वो भी बचे रहेंगे और हमें जो उनसे लाभ है वो भी हमें मिलता रहेगा। ये नहीं है कि हम अपने लाभ के लिए जानवरों को मारते ही चले जाएं, इससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र भी बिगड़ जाएगा। अब अगर हम ये
ये सोचा जाता, अगर प्रकृति ऐसा सोचती कि एक ही टाइप के लोग रहें उससे अच्छा है, तो वो इतनी विविधताएं देती क्यों? क्योंकि ये नेचर के लिए जरूरी है। मांसाहारी जीव जरूरी है तो शाकाहारी जीव भी जरूरी है, शाकाहारी जीव जरूरी है तो पेड़ पौधे भी जरूरी है, सबकी जरूरत है। इसीलिए प्रकृति ने ऐसा तंत्र बनाया है, लेकिन हम अपनी जरूरत के लिए उन्हें मारते हैं, तो इससे हमारा बैलेंस बिगड़ता है, जीवन का बैलेंस बिगड़ता है, धरती का बैलेंस बिगड़ता है। ठीक है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव व शिकार प्रतिबंधन पर वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। मतलब अब हमारी सरकार ने ये सोचा कि हाँ, हमें अभी कोई कानून लाना पड़ेगा, तभी हम ये रोक सकते हैं। ऐसे समझा के लोगों को नहीं रोका जा सकता। अब कानून बनाना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी, तभी लोगों को ये समझ में आएगा कि नहीं, इनको नहीं मारना है। तो हंटिंग पे कानून बनाया गया। जैसे देखिए, काला हिरन हंटिंग की गई थी तो कितने दिन तक केस चला। तो ऐसे जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनकी हंटिंग पे प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके आवास रक्षण के लिए कानून बनाए गए। ठीक है। संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, वन्य जीव आवासों पर कानून रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। अलग अलग सेंचुरी बनाई गई, अलग अलग ऐसा आर्टिफिशियल एरिया बनाया गया एनिमल्स के लिए, जहां उन्हें रखा जाए, जहां उन्हें वही एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए, वही पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन बिता सकें, हमारे साथ वो भी सरवाइव करते रहें, गायब ना हो, लुप्त ना हो। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन व अथवा हांगुल, जिसे हांगुल भी कहते हैं, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगा के कानून रक्षण दिया गया था। ये वो प्रजातियां हैं जिनके हंटिंग पे, जिनके व्यापार पे प्रतिबंध लगाया गया, कानून बनाया गया, इनके लिए सेंचुरीज बनाई गई, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया गया जिनमें इनको रखा जाता था, इनकी संख्या बढ़ाई जाए। क्यों? क्योंकि इनकी जाति लुप्त होने वाली थी, ये संकटग्रस्त एनिमल्स हो गए थे। ठीक है। अब आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित है, यानी कि जैव विविधताओं पर केंद्रित परियोजनाएं बनाई जा रही है, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व दिया जा रहा है। पहले क्या था, बड़े बड़े एनिमल, अभी आपने एग्जाम्पल में पढ़े है ना, कि उन्हें तो क्या, छोटे छोटे कीटों को नहीं, वो भी हमारे लिए जरूरी है, तो अब उनपे भी ध्यान दिया जा रहा है और जैव विविधताओं के अनुसार बनाया जा रहा है सारा परियोजना, कैसे उन्हें हमें संरक्षण प्रदान करना है। वन्य जीव अधिनियम 1980-1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। 1991 में पौधों की 6 प्रजातियां पहली बार सूची। अब पौधों के ऊपर भी ध्यान दिया जाने लगा कि जो पौधे हैं हमारे, वो विलुप्त ना हो, उनका भी संरक्षण किया जाए। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। अब यहाँ पर हमें वन बताया गया अलग अलग, और उनके वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और उनका वितरण यहाँ बताया गया। तो पहला क्या है, आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होते हैं, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है। दूसरा है रक्षित वन। रक्षित वन वो होते हैं, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। ठीक। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। आरक्षित हैं वो तो ठीक है, जैसे हमारी सामान्य जाति आती है वैसे आरक्षित वन है, हाँ, वो ठीक ठाक कंडीशन में ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वन हैं जिनका विनाश शुरू हो चुका है, जिनका कटाव शुरू हो गया है, तो उनको रक्षित वन में डाल दिया गया। उनकी 1/3 हिस्सा रक्षित कर दिया गया है, उनके और ज्यादा नुकसान ना हो इसलिए। अब तीसरा है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें अवर्गीकृत। अब ऐसे वन आ रहे हैं
जो कि किसी व्यक्ति के अंडर में कोई क्षेत्र है, वहां उसने अपनी अलग से बाग टाइप का लगा रखा है, तो वो, और कोई समुदाय है उसने अपनी कुछ जमीन खाली थी तो उस पे अपना वन, तो ये आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिसका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। जो मध्य प्रदेश है वहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है हमारे पूरे देश का 75%। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में भी कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। तो ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कितने प्रतिशत वन है हमारे। समुदाय और वन रक्षण। वन रक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के भी आवास हैं, जहां जनजातियां रहती हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। जैसे सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीवन रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। हाँ, कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवास की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कई जगह पर ऐसा है कि जहां वन काटने पर, जैसे आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा ना, लोग जाके पेड़ों को पकड़ के खड़े हो गए कि पेड़ नहीं काटने हैं। इस तरह से अलग अलग जगह पे पेड़ों की सुरक्षा के लिए लोग अभियान चला रहे। कई जगह लोग सरकार की मदद भी ले रहे, कई जगह लोग इंडिपेंडेंटली भी चला रहे हैं, सरकार की मदद के बिना भी। जैसे राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकफ सेंचुरी घोषित कर दी। उन्होंने खुद ही इतनी बड़ी भूमि को सेंचुरी घोषित कर दी, एक ऐसा आवास जहां पर जीवों को संरक्षण दिया जाए, जिसके अपने ही नियम कानून है। जो शिकार वर्जित है, वहां शिकार आप नहीं कर सकते और बाहरी लोगों की घुसपैठ भी यहाँ वर्जित है। ठीक है। अब इसके पहले जब मैंने भी चर्चा की थी चिपको आंदोलन के बारे में, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं, अपितु यह भी दिखाया गया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा रहा है। सिर्फ उनका सुरक्षा ही नहीं की जा रही है, जबकि पेड़ों की, अन्य पौधों की जातियों की भी सुरक्षा किया जाता है, उनका सफल प्रयोग करके दिखाया जा रहा है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन, आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। यहाँ पर यह भी किया जा रहा है कि बिना खाद के, बिना जमीन को नुकसान पहुंचाए, एक्स्ट्रा उस पर बर्डन डाले, आप जैविक रूप से भी कृषि कर सकते हो और बहुत अच्छे से आर्थिक लाभ पा सकते हो। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। स्थानीय लोग भी, ये नहीं कि सिर्फ सरकार का ही काम है कि वन को बचाए, पेड़ को बचाए, जमीन को बचाए, जबकि स्थानीय लोग भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में उड़ीसा राज्य ने नियुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। इस तरह से जो स्थानीय लोग हैं, संयुक्त वन प्रबंधन एक बनाया गया जिसमें स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया। स्थानीय लोग भी मिलकर सरकार के साथ वनों के संरक्षण में काम करते थे, जिसके एवज में उन्हें कुछ लाभ भी मिलता था। समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन के उत्पादों के हकदारी होते थे और सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी के लाभ के भी हकदार हो जाते थे। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। यानी स्थानीय लोगों को, स्थानीय समुदाय को लेकर हमें सफल प्रबंधन करना चाहिए। स्थानीय लोगों को जब हम शामिल कर लेंगे तो ये और भी आसान हो जाएगा, लेकिन अभी स्थानीय लोगों को इतना जागरूकता भी नहीं है और ना इतना सरकारों ने अभी शामिल किया है। तो इस तरह से पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और वन के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा।